जो मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं एक मंथ में, जिस जिस ड्यूरेशन के अंदर विमेन जो है वो कंसीव कर पाती है, उसी के अंदर पर्टिकुलरली ये एक्टिविटीज की जाती थी। बेबी शावर से आप इसे कंपेयर कर लीजिए। आज तो शो ऑफ ही होता है सारा, कैसे दिख रहे हैं, किस किस पोज में फोटो ले सकते हैं, टायर्ड ज्यादा कर देते हैं हम मदर को, जबकि इस समय पर उसको रेस्ट की जरूरत है। म्यूजिक कौन सा चलता है आज, मंत्रोच्चारण नहीं होते, आज तो डीजे और ये सब चलता है। तो वो बेचारा बच्चा अंदर वॉर्म में ही घबरा जाता होगा। इसमें क्या होता है, बच्चे को फर्स्ट टाइम बाहर के नेचर से, 5 तत्वों से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी तक बच्चा घर के सेफ माहौल में, उसी एनवायरनमेंट में था, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज ऐसा नहीं होता, आज तो न्यू बॉर्न को ही लेकर के बाहर निकल जाते हैं। आजकल तो क्या है, इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए प्री स्कूल होता है, तो बच्चा तो बेचारा शुरू से बर्डन में है। पर पहले इसका पर्पस ये नहीं था। बच्चे को सिखाने के बहुत तरीके थे, नीचे आपने कुछ ग्रेन्स डाल दिए, बच्चा फिंगर से उनके ऊपर लिख रहा है, तो वो उसके लिए फन भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो बहुत कुछ था हमारी संस्कृति में, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन हमने समय के साथ, बोलिए कलयुग भी था, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब जरूरत है फिर से एक एक चीज की डेप्थ को समझें और जो अच्छा लगता है उसको उतारे जीवन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज की वीडियो में हम 16 संस्कारों के बारे में जानने जा रहे हैं। ये 16 संस्कार क्या हैं, इनमें क्या किया जाता था, सही तरीके से इनको प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता था, क्या ये किसी जाति वर्ग विशेष के लिए थे, क्यों ऋषि मुनियों ने इसको जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनमें से कितने वो संस्कार हैं जिनको हम आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, उससे हम बेनिफिट ले रहे हैं या नुकसान। इन संस्कारों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो इसलिए क्योंकि इससे हमें हमारी संस्कृति की रिचनेस का पता चलता है। दूसरा, हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं जहां जहां हम गड़बड़ कर रहे हैं। जब तक हमें कोई चीज पता ही नहीं होगी उसके सही मीनिंग क्या थे, क्या ये सिर्फ रिचुअल मात्र था या इसके पीछे कुछ और हायर मीनिंग थे, तब तक हम कभी भी इनको अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में सब कुछ जानेंगे डिटेल में। आप बस एंड तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो पहले ये समझते हैं ये संस्कार होते क्या हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, संस्कार बेसिकली इंप्रेशंस होते हैं आपके माइंड पर, आपके थॉट पैटर्न से, एक्शन से, बिहेवियर से, बहुत चीजों से ये पैटर्न्स आपके अंदर क्रिएट होते हैं, इंप्रेशंस। और ये फिर आपकी लाइफ को सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक मोड में कंट्रोल करते हैं। अब संस्कार या तो कॉन्शियसली बनाए जा सकते हैं। कॉन्शियसली जो हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छे वाले चुनेंगे, ताकि एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो, वो कैसा सोचेगा, कैसी उसकी ग्रोथ होगी, किस तरीके से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीवन को जिएगा, अपनी लाइफ की हर स्टेज पर वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है, कॉन्शियस है। दूसरे क्या है, जो खुद ही बनते रहते हैं अनकॉन्शियसली। किसी काम को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या है, कुछ टाइम बाद जाकर हमारा संस्कार बन जाता है। तो इन संस्कारों को बनाने का पर्पस था कॉन्शियसली एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, उसका व्यक्तित्व बनाना, ताकि वो एक अच्छा नागरिक भी बन सके। और उससे जो बड़ी बात थी इन संस्कारों के पीछे, वो ये थी कि पहले एक बच्चा जो जन्म लेता है, एक मनुष्य है जो धरती पर आता है जीवन जीने के लिए, उसको मात्र एक लाइफ, एक बेबी इस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता था। उसको एक आत्मा की तरह से ट्रीट किया जाता था कि एक आत्मा धरती पर आ रही है, उसको वैसा एनवायरनमेंट मिले, वैसी उसकी ग्रोथ हो, और वो सही तरीके से अपने जीवन का सफर पूरा करके धरती से जा सके, सीखने वाली बातें सीख सके, और जो उसका कंट्रीब्यूशन है समाज के अंदर उसको भी कर सके। तो बहुत ब्यूटीफुल पर्पस था इसका। आज की तरह से नहीं था। आज तो ह्यूमन लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है, देखा जाए तो बच्चे बस अपने आप पैदा हो जाते हैं, किए नहीं जाते, हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इन संस्कारों को हम 5-6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर गर्भ और जन्म से रिलेटेड सारी तैयारियां होती हैं। कब कैसे गर्भ धारण करेंगे और उसके दौरान क्या क्या स्टेजेस से गुजरेंगे। फिर दूसरा, जन्म होने के बाद के प्रारंभिक संस्कार, कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब वो किस तरीके से किस किस स्टेज से गुजरेगा और तब उसके लिए क्या क्या किया जाएगा। तीसरे में फिर बाल्य अवस्था का बाल विकास, व्यक्तित्व का निर्माण, मतलब इनिशियल जो उसकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर चौथे में उसका शैक्षिक और बौद्धिक स्तर पर जिन चीजों की उसको आवश्यकता है उसके हिसाब से
संस्कार डिजाइन किए गए। 5वें के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व, गृहस्थ जीवन में जब वो एंटर करेगा तो वहां उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसको किस तरीके से रहना है, उसके हिसाब से संस्कार बनाए गए। लास्ट जो कैटेगरी थी, जब जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और आत्मा वापसी जाएगी, जिसको हम अंत्येष्टि बोल देते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ब्यूटीफुल मैप तैयार किया गया बिगिनिंग से लेकर एंड तक की जर्नी का। अब ब्रीफ में हम थोड़ा समझते हैं एक एक संस्कार को कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता था। अगर हम पहले संस्कार की बात करते हैं तो उसका नाम है गर्भाधान, यानी कॉन्शियसली बच्चे के पेरेंट्स ये चूज करेंगे कि अब वो एक आत्मा को धरती पर लाना चाहते हैं। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो मेंटली और हर तरीके से अब तैयार है। पहले सेक्सुअल एक्टिविटी इस तरह से नहीं थी जैसे आजकल होती है। आजकल तो कंसेप्शन हो जाता है, फिर उसको या तो अबॉर्ट करते हैं या मजबूरी होती है रखना। पहले कंट्रोल्ड सेक्स था। मीन्स जब माता पिता तैयार हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तो जो मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं एक मंथ में, जिस जिस ड्यूरेशन के अंदर विमेन जो है वो कंसीव कर पाती है, उसी के अंदर पर्टिकुलरली ये एक्टिविटीज की जाती थी। साथ ही इससे पहले दोनों संकल्प लेते थे कि अब वो बच्चे को लाने को तैयार है, मंत्रोच्चारण, छोटा मोटा रिचुअल। वो रिचुअल बेसिकली सिर्फ एक संकल्प का एक प्रोसेस था कि यस नाउ वी आर रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्या होता है, हम उसके मीनिंग भूल जाते हैं और रिचुअल्स को ही बस पकड़कर बैठे रहते हैं। तो रिचुअल सिर्फ उस काम को करने के लिए एक सिंबॉलिक एक चीज थी कि चलो पता रहे कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू दिस स्टेज। तो उसमें क्या होता है, माता पिता अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, शारीरिक मानसिक हर तरीके का, स्ट्रेस वगैरह से अपने आप को बचाते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि जिस स्वभाव के आप हैं वो ऑटोमेटिकली आपके उन सेल्स में जा रहा है जिससे उस बच्चे का निर्माण होने वाला है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्ट थी ये कि कॉन्शियसली आप चूज करो व्हेन यू आर रेडी, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो अपने आप को, ताकि बच्चा जो है मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरीके से हेल्दी हो। फिर सेकंड है पुंसवन। ये किया जाता था यूजुअली सेकंड थर्ड मंथ पर। जैसे अभी भी हम ऐसा करते हैं ना कि 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है तो फिर ये कंफर्म हो जाता है हाँ अब बच्चे को रखना है, अब आप उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो तब तक क्या होता था, पहले का समय और था, तो मिस कैरेज वगैरह हो भी जाते थे। तो 3 मंथ तक जब बच्चा अगर रह गया है तो इसका मतलब अब वो जीव आने के लिए तैयार है। तब उसकी हेल्थ की तरफ, प्रोटेक्शन की तरफ, इन सब की तरफ ध्यान दिया जाता था। इसके लिए संस्कार किया जाता था। छोटी मोटी गैदरिंग होती थी, सॉफ्ट मंत्रों का उच्चारण वगैरह होता था पुजारी वगैरह को बुला करके, और साथ में कुछ हर्ब्स वगैरह फीमेल को कंज्यूम करने को दी जाती थी। बेसिकली इनिशियली तो नेजल के थ्रू वो दी जाती थी ताकि डायरेक्ट बच्चे को मिल जाए, लेकिन ये इतना सेफ प्रोसेस नहीं है तो कंज्यूम करके भी वो काम हो जाता है। लेकिन इसका मेन पर्पस था, जो बच्चा अब एक डेवलपिंग स्टेज में एंटर कर रहा है, क्योंकि 3 महीने के बाद उसकी बॉडी बहुत तेजी से डेवलप होने लगती है, तो उस स्टेज में मदर को और बच्चे को दोनों को सपोर्ट दिया जाए हर तरीके से ताकि ये टाइम अच्छे से गुजरे। तीसरा संस्कार था सीमंतोनयन। ये संस्कार कब होता था? ये होता था प्रेगनेंसी के 6-7 मंथ में, जैसे आजकल बेबी शावर बोल देते हैं ना हम, बट इसमें और बेबी शावर में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सीमंतोनयन में क्या होता था, उसका पर्पस होता था फीमेल को, और क्योंकि बच्चे की भी उस समय पर ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, तो उसका पर्पस क्या होता था, एक तो फीमेल को इमोशनल मेंटल सपोर्ट देना। क्योंकि अब वो एक ऐसी स्टेज में जा रही है जहां उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होंगे, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा है, डर तो लगता ही है ना। पहले के समय में तो मृत्यु भी हो ही जाती थी, आज भी हो जाती है, लेकिन पहले ज्यादा होती थी। तो फीमेल एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेस से गुजर रही होती है इस पीरियड के दौरान। बॉडी का भी डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना होता है, बहुत सारी चीजें उसको उसके अंदर चल रही होती है, जिसको आज की तारीख में लोग नहीं समझते, लेकिन पहले समझा जाता था। इसी चीज को समझते हुए ये संस्कार बनाया गया कि 6-7 मंथ जब होगा उस समय फीमेल को एक सपोर्ट की जरूरत है। तो क्या होता था कि
जो हेड का सेंटर होता है जहाँ पर मांग भरते हैं बेसिकली, जो दोनों ब्रेन्स का सेंटर पॉइंट भी है, तो वहाँ पर जो हस्बैंड होता था, यूजुअली हस्बैंड या घर के कोई और बड़े, वो प्यार से इस एरिया को सहलाते थे, धीरे धीरे टैप करते थे, सहलाते थे। तो इससे क्या होता है, एक एक पीस मिलता है, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा काम डाउन होता है। तो ये इसका पर्पस होता था। मंत्रोच्चारण होते थे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती थी परिवार के खास खास लोग, ताकि फीमेल एग्जॉस्ट ना हो, उल्टा वो रिलैक्स करे, उसको एक अपनेपन का एहसास हो, उसको लगे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सब है मेरी स्टेज के अंदर। साथ ही बच्चे के भी ब्रेन की डेवलपमेंट उसके बाद होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो मंत्रोच्चारण वगैरह होता था, सॉफ्ट सूदिंग मंत्रास, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो बच्चे के पास भी ट्रेवल करती थी। तो इससे बच्चे की बुद्धि का भी विकास अच्छे तरीके से होता है। अब आज के बेबी शावर से आप इसे कंपेयर कर लीजिए। आज तो शो ऑफ ही होता है सारा, बच्चा माँ वो तो कहीं दूर ही रह जाते हैं, सारा फोकस किस पर होता है, फोटो सेशन पर, कैसे दिख रहे हैं, किस किस पोज में फोटो ले सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है टायर्ड ज्यादा कर देते हैं हम मदर को, जबकि इस समय पर उसको रेस्ट की जरूरत है। म्यूजिक कौन सा चलता है आज, मंत्रोच्चारण नहीं होते, आज तो डीजे और ये सब चलता है। तो वो बेचारा बच्चा अंदर वॉर्म में ही घबरा जाता होगा। मतलब ये संस्कार डिस्कस करने का पर्पस ये है ना कि हम समझे अपनी संस्कृति को छोड़कर कहाँ वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। उनकी मूर्खताएं मूर्खताएं या उनको तो कोई समझ आया नहीं, उन मूर्खताओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी भी लाइफ को बेकार कर रहे हैं। डिफरेंस आप खुद समझ रहे हैं, कहाँ एक चीज के अंदर अपलिफ्ट कराया जा रहा है, मतलब बुद्धि का विकास हो रहा है, माँ को एक कंफर्ट मिल रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, मदर टायर्ड हो रही है, बच्चा परेशान हो रहा है अंदर। गैदरिंग है, अब ये गेस्ट आए वो आए, उन्हें ही संभालते रह जाओ, लॉट्स ऑफ टेंट्रम्स आर देयर बेसिकली। तो इन संस्कारों को समझकर हमें चाहिए अब हम अपने बेबी शॉवर को भी ठीक कर लें। फिर फोर्थ है हमारा जात कर्म। अब ये जात कर्म क्या है, ये कोई जाति वाति नहीं है, इसका नाम है जात कर्म। जातक बोलते हैं ना, यानी जो पैदा हुआ वो जीव। तो ये कब होता है, इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम, जब बच्चा संसार में आ जाता है, उसके बर्थ के कुछ ही घंटों बाद ये कर दिया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है एक बेचारा आत्मा जो कि इतने कष्ट सहते सहते, डिलीवरी प्रोसेस बच्चे के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन हम क्योंकि उसको देख नहीं पाते, हमें पता नहीं वो बेचारा किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन माँ के लिए जितना पेनफुल है, बच्चे के लिए शायद उससे कहीं ज्यादा पेनफुल है। माँ को तो फिर पता है वो क्या कर रही है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता बेचारे को। तो एक अलग दुनिया है जिसमें वो एंटर कर रहा है। थोड़ा अगर हम इस तरह से समझें, अभी तक तो एक वॉर्म के अंदर था, उसको कुछ बस माँ की धड़कनें सुन रही थी, आवाजें सुन रही थी, उनको फील कर रहा था, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है वो कि बाहर का क्या संसार है। तो यहाँ एक किस्म से उस बच्चे को वेलकम किया जाता है, उसको सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लव, अफेक्शन दिया जाता है। यूजुअली जो बच्चे का फादर है या वही घर के बड़े, मेनली तो पहले तो फादर का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फादर से बच्चे की बॉन्डिंग होना जरूरी है, मदर से तो है ही ऑलरेडी, लेकिन ये संस्कार फादर ही करता था। बच्चे को अपनी गोद में लेना, उसको कंफर्ट देना, इमोशनल कंफर्ट देना बेसिकली, और उसको उसके कान में कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ कंफर्ट वाली बातें बोलना। अब बच्चे को उनका मतलब नहीं पता, लेकिन वाइब्रेशन जाती है हर चीज की। तो ये इस संस्कार का पर्पस था। साथ ही इसके अंदर क्या कराया जाता था, हल्का सा शहद और घी उसको बच्चे की लिप पर लगाया जाता था, या टंग पर हल्का सा, उसको एक किस्म का वेलकम था वो उसका। लेकिन ये भी चीज मैं बोलूंगी कि आज की साइंस के हिसाब से शहद जो होता है वो बच्चे को चटाना सेफ नहीं है, क्योंकि कई बार उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जब बीज जो पॉलन्स लेकर आती है तो उसके साथ आ जाते हैं, और बच्चे का इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो इसका उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए केयरफुल होकर करें, कोशिश करो कि आउटसाइड के जितनी भी चीजें हैं, आउटसाइड तो हमें पता है आजकल तो हर चीज में तो केमिकल है, मतलब कुछ भी प्योर है, वो बच्चा इतना टेंडर है ना, मतलब अभी उसका सिस्टम कुछ तैयार नहीं है, वो बिल्कुल नहीं झेल सकता ये बाहर की चीजें। इसलिए उसको तो टोटली बस मदर का मिल्क, उसी पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, वही उसके लिए सेफ है, वही उसको प्रोटेक्ट कर सकता है उस समय। तो ये चीजें भी हमें कुछ समझने की जरूरत है साथ साथ।
फिर नेक्स्ट संस्कार पर आ जाते हैं, ये है नामकरण। नामकरण तो नाम से ही समझ आ रहा है बच्चे का नाम रखा जाएगा। यूजुअली 7-8 दिन 10 दिन बाद ये किया जाता था। पुजारी पंडित वगैरह को बुलाकर थोड़ा मंत्रों का उच्चारण होता था और बच्चे को एक अच्छा नाम उसके ग्रहों के हिसाब से, सबके हिसाब से, जो उसकी पर्सनालिटी को मैच करे, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी उस बच्चे को मिले। मीन्स नाम का एक इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। जब हमको ये पता चलता है मेरा ये नाम है और इसका ये मतलब निकलता है, तो सब कॉन्शियसली बच्चा उस मतलब के साथ खुद को अलाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए नाम का बड़ा महत्व होता था। तो इसमें क्या होता था, बच्चे के कानों में उसका नाम आराम से प्यार से कई बार बोला जाता था, ताकि बच्चे को ये पता चले अब उसको एक पहचान दी जा रही है, अब उसको इस पहचान पर रिस्पॉन्ड करना है। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है। आजकल तो हम फिर भी थोड़े सोच समझ कर नाम रखने लगे हैं, जिनके कुछ एक्चुअल में मीनिंग है, डेप्थ है। बीच का तो टाइम में एक ऐसा था, कुछ भी नाम रख दो, किसी फेमस पर्सन का नाम सुना वही नाम रख दिया। तो पहले उस तरीके से नहीं होता था, हर नाम का एक पर्पस है और वो नाम बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से, जो उसको बेस्ट सूट करेगा, उसके हिसाब से दिया जाता था। फिर अगला संस्कार है निष्क्रमण। इसमें क्या होता है, बच्चे को फर्स्ट टाइम बाहर के नेचर से, 5 तत्वों से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी तक बच्चा घर के सेफ माहौल में, उसी एनवायरनमेंट में था, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसका सिस्टम नहीं था तैयार इतना। तो लगभग 40 डेज के बाद इसको हम कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, बच्चा बाहर जा रहा है, उसको सूर्य के दर्शन कराए जा रहे हैं, चंद्र के दर्शन उसको कराए जा रहे हैं। तो एक तो क्या है, अब उसका साइकिल जो है उस हिसाब से डे नाइट वाला सेट किया जा रहा है, क्योंकि अब बच्चे को बाहर का एक्सपोजर मिल रहा है, बाहर के वातावरण के साथ वो एक सेफ एटमॉस्फेयर में रहकर धीरे धीरे घुल मिल रहा है। इसके अंदर पूरे घर को पवित्र किया जाता था, चाहे इंसेंस वगैरह से करें, या चाहे पहले के समय में वो गोबर मिट्टी वगैरह के लेप लगते थे उनसे करें। मतलब मेन पर्पस ये था कि बच्चे को अब उसका एक माहौल अब बदल रहा है, अब वो बाहर से इंटरेक्ट करने के लिए भी रेडी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कितने सिस्टमैटिकली एक सोल की हर स्टेज का ख्याल रखा जा रहा है। आज ऐसा नहीं होता, आज तो न्यू बॉर्न को ही लेकर के बाहर निकल जाते हैं। इनफैक्ट डिलीवरीज ही हॉस्पिटल में होती हैं, तो वहीं पर ही एक्सपोजर हो जाता है बच्चे का तो बाहर से। पहले नहीं था, पहले बहुत ख्याल रखा जाता था इन चीज़ों का, क्योंकि वो, मैंने कहा ना, वो जो बच्चे ने जिसने जन्म लिया है उसका सिस्टम बहुत वीक है, हर तरह से वीक है, वो डेवलपमेंट स्टेज पर है। हमें ऐसा लग रहा है कि 9 महीने में वो तैयार हो चुका, 9 महीने में सिर्फ उसका शरीर तैयार हुआ है। शरीर के अंदर उसके बहुत सारे प्रोसेसेस तो बाहर आने के बाद हो रहे होते हैं। इसलिए हर स्टेज का बारीकी से ख्याल रखा जाता था। फिर नेक्स्ट संस्कार है हमारा अन्नप्राशन। नाम से ये भी समझ आ रहा है, अन्न खिलाना। अब तक बच्चा क्या था, मदर के फीड पर, मदर के मिल्क पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। तो यूजुअली 6 मंथ्स पर इस संस्कार को किया जाता था। घर के बड़े प्यार से बच्चे को कुछ सेमी लिक्विड टाइप का फूड देते थे, चाहे वो खीर हो गई, चाहे दाल का पानी हो गया, इस तरीके की कोई भी चीज जो बच्चे का सिस्टम जिसको अब डाइजेस्ट कर सकता है। तो एक किस्म से अब उसका न्यूट्रिशन जो है बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है। तो अब उसको लिक्विड डाइट से सॉलिड की तरफ धीरे धीरे लेकर जाया जा रहा है। अब वो थोड़ा टेक्सचर को, टेस्ट को, इन सब चीजों को भी समझना स्टार्ट करता है। अभी तक तो एक ही चीज ले रहा था, तो उसको पता नहीं है क्या टेक्सचर होता है, क्या होता है। लेकिन अब वो उसको फील करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर की सेंसेस भी डेवलप होने लगती है। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज को मिला दिया जाता था। उसमें क्या किया जाता था, बच्चे के सामने अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे जाते थे, अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड, कि लेट्स सी बच्चा किसको पिक करता है। तो वो एक फन की चीज है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन एज सच नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबको ये समझने वाली बात जरूर है कि ये किसी जाति के हिसाब से नहीं हो रहा था। जैसे हम सोच लेते हैं कि जातियां तो हमेशा से हैं, जन्म लेते ही तय हो गया। अगर ऐसा हुआ होता तो बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट रख क्यों रहे हैं? शूद्र के बच्चे के सामने किताबें क्यों रखेंगे? लेकिन रख रहे हैं कि शायद उसका इंटरेस्ट इसमें हो, तो इस पर हम इसकी ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, हमें थोड़ा माइंड को ब्रॉडर करके देखने की और समझने की जरूरत है। ये संस्कार सबके लिए थे, किसी एक जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं थे। और
जो बच्चा आया है वो भी किसी एक जाति को, वर्ण को बिलोंग नहीं करता, वो अपना टैलेंट पहले से लेकर आया है अपने अंदर और उसको समझने की कोशिश की जा रही है। फिर नेक्स्ट होता है चूड़ाकरण, जिसको मुंडन बोलते हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि लगभग 1 से 3 साल के बीच में बच्चे का मुंडन कराया जाता है, यानी उसके हेड को शेव किया जाता है, उसके सारे बाल उतारे जाते हैं। तो इसका एक रीजन तो ये था हाइजीन, कि गर्भ के बाल वो जो लेकर आया है वो हट जाएं और नए बाल आए। नए बाल आएंगे तो इवन ग्रोथ हुई आएगी, वो भी पर्पस है। लेकिन जो ज्यादा बड़ा पर्पस था वो ये था, पुरानी पहचान को त्यागना। जब जब कोई भी अपने बाल उतरवाता है, किसी ने कोई संकल्प लिया होता है, कुछ लिया होता है, तो एक किस्म से एक आइडेंटिटी को हम वहां पर त्याग रहे होते हैं। तो इसका ये भी पर्पस था कि अभी तक वो जिस आइडेंटिटी के साथ आया था, अब उसको त्याग करके नई पहचान में वो एंटर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कर्णवेद। कर्णवेद में क्या किया जाता था? कहते हैं ना, कानों को छिदवाना। बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है तो बचपन में ही उसके कान में होल किया जाता था। अब ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं था, लड़कों का भी किया जाता था। और इसका रीजन साइंटिफिक भी था, स्पिरिचुअल भी था। हमारे कानों में हमारी पूरी बॉडी के एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं। आप में से जिसको भी अगर एक्यूप्रेशर से योग वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता है हमारे कान पर सारे पॉइंट, टंग पर भी होते हैं, हाथों में भी होते हैं, बहुत जगह होते हैं। तो कानों पर पर्टिकुलर उस जगह पर होल करने का पर्पज होता था आने वाली कुछ प्रॉब्लम से बच्चे को अभी से ही सेफ कर देना, सिक्योर कर देना। साथ ही कान क्या है? सुनना। सुनने से बुद्धि का विकास भी होता है और आगे की लर्निंग में भी हेल्प करता है। तो ये भी एक इसका पर्पस था। अब बच्चा अपनी नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है जहां उसकी शिक्षा, बौद्धिक विकास होना स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? विद्यारंभ संस्कार, यानी विद्या का आरंभ हो गया। लेकिन ये आरंभ आज जैसा टायरिंग नहीं है बच्चे के लिए कि माता पिता दोनों अपने वर्किंग है, भेज देते हैं उसको स्कूल में किंडरगार्टन के नाम से। लेकिन बच्चा वहां कितना परेशान होता है, उसको वो वाला माहौल नहीं मिलता। पहले ऐसा नहीं था। पहले आरंभिक शिक्षा में बर्डन नहीं था। आजकल तो क्या है, इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए प्री स्कूल होता है, तो बच्चा तो बेचारा शुरू से बर्डन में है। पर पहले इसका पर्पस ये नहीं था। पहले पर्पस था एक सेफ माहौल के अंदर परिवार में माता पिता के साथ रहते हुए, या तो कोई कुलगुरु वगैरह आ जाएंगे, या कोई बाहर से आचार्य, या फिर माता पिता खुद ही, या घर के कोई और बड़े बच्चे की आरंभिक शिक्षा बिगिन करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली उसको अल्फाबेट्स और ये सब सिखाया जाता है, जैसे ओम, थोड़ा बहुत लिखना, थोड़ा बहुत बोलना। अब ये लिखना जरूरी नहीं है पेपर पेन पे ही होगा। बच्चे को सिखाने के बहुत तरीके थे। नीचे आपने कुछ ग्रेन्स डाल दिए, बच्चा फिंगर से उनके ऊपर लिख रहा है, तो वो उसके लिए फन भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो इस तरीके से एक बच्चे को स्टार्टिंग के माहौल के अंदर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी जाती थी। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 7-8 साल का, तब उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन बेसिकली प्रॉपर अब एजुकेशन आपके बिगिन हो गई। यहां पर गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता था। अब जो बच्चा है वो घर में नहीं रहेगा, वो गुरुकुल में रहेगा, गुरु के निगरानी के अंदर, गुरु के पास ही रहेगा, गुरु से ट्रेनिंग लेगा हर चीज की। तो यहाँ पर भी उस पर इतना स्ट्रेस नहीं है। स्टार्टिंग में तो उसके चरित्र निर्माण पर, मोरल वैल्यूज पर और बेसिक एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो यहाँ पर छोटा मोटा एक रिचुअल होता था जिसमें बच्चा जनेऊ पहनता था। बेसिकली अब वो ब्रह्मचर्य में एंटर कर रहा है। अब यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबेसी नहीं है, ब्रह्मा जैसा आचरण, यानी जो ब्रह्म जैसे गुण हैं, अब वो उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए एंटर कर रहा है उस स्टेज के अंदर। वो और बात है कि उस स्टेज के अंदर ऑब्वियसली सेक्स जैसी चीजें तो कहीं आएंगी ही नहीं, ये तो आजकल हो गया है। टीनेजर्स को भी सेक्स के अंदर धकेल दिया गया है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तो तुमने क्या ही किया। तो पहले वो चीजें नहीं थी। पहले हर चीज का एक टाइम था, सही तरीके से काम होते थे। सिंपल सी बात है ना, एजुकेशन के समय पर अगर दिमाग इन चीजों में लग जाएगा, सेंसेस, तो एजुकेशन तो नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर बच्चा घर के ही माहौल में बैठकर पढ़ता रहेगा कंफर्ट के अंदर, कभी वो डिसिप्लिन नहीं सीखेगा। लाइफ की हार्डशिप्स को सहना, उनसे सक्सेसफुली बाहर निकलना वो कभी नहीं सीखेगा। तो तब ये सब होता था, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई नहीं, सबके लिए समान शिक्षा।
राजाओं के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, बाकियों के भी वहीं पढ़ते थे। देखा था ना, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ऐसा कहीं कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ से बच्चा एक किस्म से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी अपना फर्स्ट कदम लेता है, क्योंकि अब तक तो संरक्षण में था सबके, अब वो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट संस्कार है हमारा वेदारंभ। अब क्या है, अब बच्चे को और एक स्टेज आगे लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, किशोर अवस्था में आ गया है। यहाँ आकर अब उसकी हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। हायर मीन्स जिसके अंदर उसको वेदों इत्यादि का ज्ञान देना स्टार्ट हो जाता है, और भी जो हमारे डीप साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी वगैरह की बहुत साइंस है ना हमारे पास, साथ ही शस्त्रों वगैरह की भी, नॉट टू फॉरगेट, वो भी सब बच्चे को यहाँ पर देनी स्टार्ट कर दी जाती थी। क्योंकि अब जो है, अब उसका संपूर्ण निर्माण करना है, क्योंकि इसके बाद अब उसको लाइफ में एंटर करना है। तो यहाँ तक आने के बाद उसकी शिक्षा अब कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में अब उसको शिक्षा लेने का समय नहीं मिलेगा। फिर ये वाला संस्कार जब खत्म होता है तो बच्चा नेक्स्ट स्टेज की ओर जाता है, यानी अब उसको सोशल कंट्रीब्यूशन करना है। तो इस संस्कार को बोलते हैं केशांत। अब यहाँ क्या है, बच्चे की फॉर्मल ट्रेनिंग पूरी हो गई, गुरु दक्षिणा वगैरह वो देगा, छोटा मोटा रिचुअल करेगा, और उसके बाद अब वो वापस से अपनी सोशल लाइफ के अंदर एंटर कर रहा है, जहां पर उसको अपनी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, जो उसकी समाज के प्रति बनती है। क्योंकि दुनिया में आने का पर्पस सिर्फ सेल्फ नहीं था, कंट्रीब्यूशन भी था समाज के अंदर। तो अब बच्चे ने जो यहाँ पर ज्ञान पाया, विद्या पाई, अब उसको समाज के अंदर भी फैलाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है विवाह संस्कार की, यानी कॉन्शियसली दो लोग अब रेडी हैं नई स्टेज के अंदर एंटर करने के लिए। अब ये सिर्फ कोई लव अट्रैक्शन और फिर शादी कर ली टाइप नहीं होता। अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन शादी का मतलब है जिम्मेदारियों का एहसास होना, कि अब आप किस स्टेज में एंटर कर रहे हो, आपकी एक दूसरे के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां बनेगी। इसके अंदर वचन दिए जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देते हैं कि लाइफ के किस किस स्टेज पर हम दोनों साथ में कैसे चलेंगे। किसी का किसी के ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, दोनों मिलकर सहभागी की तरह चलते हैं। यूनियन पहले आत्मा के लेवल पर होती है, चेतना का स्तर कितना मिलता है दोनों का, दोनों कितने कंपैटिबल हैं, फिर उसके बाद सामाजिक स्तर और ये सारी चीजें भी ध्यान में रखते हुए इस विवाह को कराया जाता है। जहां तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अब समाज के अंदर अपना योगदान देने जा रहे हैं, क्योंकि आगे संतान की उत्पत्ति भी करेंगे, आगे के जनरेशन को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता है, इसलिए विवाह का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज की तरह से नहीं है लिव इन में रह लिए, बच्चे हो गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो चीज नहीं थी। पहले प्रॉपर जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरफ कदम बढ़ाते थे। अब तो देखिए ना, लव मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, 2 महीने में डिवोर्स। तो यानी वो लव भी लव जैसा नहीं था, इसका मतलब लव से पहले कितनी बार सेक्सुअल यूनियन हो जाती है, कितने लोग तो कहते मिलते हैं एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। किस चीज का एक्सपेरिमेंट, मतलब देखो तो ऐसा लगता है हम गंदगी के अंदर धंसते जा रहे हैं, और ये गंदगी सारी कहाँ से आई है, वेस्ट से आई है। हमें क्या होता है ना, वहां से जो चीज आती है, कचरा भी आता है तो हमें लगता है बहुत अच्छा है, उनके कचरे को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत अच्छा है। रही सही कसर करण जौहर ने अपनी मूवीज बना बना के दिखा दिखा के पूरी कर दी। कूल हो तुम ऐसा करते हो तो, लिव इन रिलेशनशिप में रहो, गे मैरिज करो, कितनी नॉनसेंस, मतलब रिश्तों का अर्थ ही खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ना तो विवाह फोर्स्ड है कि भाई अपने सोशल उसके हिसाब से माता पिता ने बच्चों को फोर्स किया और करा दिया, नहीं, सब शामिल है इसके अंदर। एक जिम्मेदारी को समझते हुए एक पॉजिटिव उसके साथ में सब आगे बढ़ रहे हैं। लड़का लड़की दोनों साथ में रहकर एक दूसरे के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में भी मदद कर रहे, एक दूसरे के कार्मिक लेसन पूरे करने में भी मदद कर रहे हैं। तो वो वाले विवाह बर्डन नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ इनमें जो कुरीतियां आती गई, दोष आते चले गए, उससे विवाह ने और बाकी सब संस्कारों ने अपने मीनिंग को ही जैसे कहीं पीछे छोड़ दिया। तो ये सब आज डिस्कस करने का पर्पस ये है कि हम पुरानी उन सबको समझे, उनके अंदर क्या डेप्थ है, और फिर उसको आज के जीवन में उतारें। एक एक दो दो स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे समाज बदल जाएगा, ऐसे ही बदलता है। एक दिन में कोई बदलाव नहीं आते, लेकिन अगर आज इस वीडियो से किसी को कोई बात समझ आई तो वो कम से कम अपनी लाइफ में उस स्टेज को तो ठीक करे, अपने बच्चों की लाइफ में उस चीज को ठीक करने की कोशिश करे।
उनके पॉजिटिव बताए, पहले तो खुद अंडरस्टैंड करे, फिर दूसरों को भी बताए, तो धीरे धीरे बदलाव आता है। अंतिम संस्कार की तरफ आते हैं जो कि है अंत्येष्टि। अब इसमें क्या है, एक आत्मा को खुशी खुशी विदाई दी जा रही है जिसने अपना जीवन का सफर पूरा कर लिया। यहाँ कोई दुख नहीं है क्योंकि सबको पता है पहले से, ये आत्मा आई थी, एक सफर करने आई थी, अब इसका काम हो गया, अब ये वापसी जाएगी, तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। तो इसके अंदर एक किस्म से शरीर को जलाकर हम आत्मा और शरीर के सेपरेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये होती है अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार के अंदर एक पूरे जीवन का मैप तैयार करके हमें दिया गया। तो बहुत कुछ था हमारी संस्कृति में, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन हमने समय के साथ, बोलिए कलयुग भी था, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को तो दोष दे नहीं सकते। समय भी था अंधकार वाला, तो अंधकार तो पड़ना ही था बुद्धि पर। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब जरूरत है फिर से एक एक चीज की डेप्थ को समझें और जो अच्छा लगता है उसको उतारे जीवन में। जैसे मैंने बेबी शावर आपको बताया, बेबी शावर तो कर रहे हैं सब लोग, लेकिन इसको हम ठीक तरीके से भी कर सकते हैं। फोटो खिंचवाने का अगर शौक भी है तो खिंचवा लो, लेकिन बाकी इतना टायरिंग स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही हम थोड़े पॉजिटिव मंत्रों मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं ना कि मदर टायर्ड होने की बजाय रिलैक्स करे। जिस बच्चे की बुद्धि का विकास हो रहा है उसको डरा ना दे, घबरा ना दे कि बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक है। वाइब्रेशन, हर वाइब्रेशन का इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर, और वही फिर उसके उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में जन्म के बाद रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए तो हर स्टेज को इतना केयरफुली हैंडल किया जाता था। अभी तो क्या होता है, बस बच्चे पल जाते हैं, कैसे पल रहे हैं पता नहीं, पल रहे हैं बस। सोच कर देखिए, 16 में से कोई भी स्टेज हम ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, हमने संस्कारों को तो समझ लिया। अब आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये नॉलेज, और कितनी चीजें आपको लगता है आप अपनी लाइफ में उतारने जा रहे हैं, और कितनी बातें आप दूसरों को भी बताएंगे। बाकी कुछ और जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।